हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट में स्वागत है। 21 जनवरी 2025 मार्केट में बुरा हाल और रीज़न मे बी प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रेशन या रीज़न मे बी लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रंप साहब कुछ बोलेंगे और हम मार्केट को पीट देंगे फिर। लेकिन बहुत वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, 250-250 300 पॉइंट्स की राइज़ फॉल 3-4 बार ऐसे मार्केट में हुआ, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के तो कपड़े उतर गए। लेकिन ओवरऑल एक जो बेस 23,000 का है, वहीं पर बिल्कुल मार्केट क्लोज़ हुई है। तो जिस तरीके से मार्केट्स की फ़ॉर्मेशन हुई है कैंडलस्टिक चार्ट पे एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। हम चार्ट के बारे में बात करेंगे। अ, अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लकी होंगे कि अगर हम 23,000 का सपोर्ट ना तोड़ें। आई थिंक वो एक लो प्रोबेबिलिटी इवेंट आज की डेट में बन गया है। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए, आपके बेनिफिट के लिए ये है और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि जानना कि आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी थोड़ी बहुत जो एफ़र्ट लगा रहे हैं, वो फिर लगाएँ या ना लगाएँ। तो थोड़ा-सा हमें एनकरेजमेंट दीजिए, सब्सक्राइब करिए। वेयर इज़ द मार्केट हेडेड? कहाँ मार्केट जा रही है? तो मार्केट ने आज जो ये कैंडल बनाई है, ये बड़ी घातक कैंडल है कि 6 सेशंस को एनगल्फ कर लिया है उस एक कैंडल ने। तो मार्केट शुरू तो पॉज़िटिव नोट पे हुई थी, लेकिन पूरा दिन के एंड तक पूरा जो एक जिसे कहते हैं कि कंप्लीट एनगल्फिंग हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड हमें मार्केट को नीचे ही जाना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि अब हम और नीचे जा सकते हैं। ये ज़रूर ये इससे ये प्रूव हो गया है। मार्केट इस बार करीबन 1 महीने से ऑलमोस्ट लगातार गिर रही है। 2-3 दिन का अगर हम ये छोड़ दें बीच में, तो ऑलमोस्ट पूरा महीना गिरी है, तो मार्केट भी ओवरसोल्ड तो है। और क्योंकि बजट सेशन भी पास आ रहा है और अभी तक ऐसा ट्रंप ने कुछ कहा नहीं है डायरेक्टली कि इंडियन एक्सपोर्ट को कुछ डैमेज होने वाली बात बोली तो नहीं है, लेकिन वो साइड में कमेंटेटर्स कमेंट्री करते हुए उनके मुँह से कुछ निकल गया है शायद, जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा एक डर बैठा हुआ है। तो 1.3% तो निफ्टी में निकल गया आज और निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफ़ी ज़ोर की गिरावट हुई, 2.6% निफ्टी जूनियर गिर गया। तो जितनी भी एक बढ़त आई थी ये बाउंस की, ये बिल्कुल खत्म हो गई, नेगेट हो गई है और अब फिर से निफ्टी जूनियर डाउनवर्ड की तरफ है। मिड कैप में भी 2% की फॉल हुई है। मिड कैप्स ने भी आधी अपनी जो बढ़त आई थी 4-5 दिनों में वो आधी खो दी है और स्मॉल कैप्स में भी 2.12% की फॉल है। तो मतलब सब जगह एक तरह से अ, एक नेगेटिव माहौल सा क्रिएट हुआ है अभी। 1.5% बैंक निफ्टी भी गिरा है, जो कि कल बहुत तेज़ था, कोटक बैंक के रिज़ल्ट के बाद, लेकिन आज सब बराबर हो गया। -1.5% उसमें भी डाउन है। मोमेंटम एडवांस डिक्लाइन ट्रेंड देखें तो केवल 77 स्टॉक्स 500 में से जिन्होंने एडवांस किया, पॉज़िटिव में थे और 420 स्टॉक डिक्लाइन में थे। तो आप मंदी मंदी का दौर बिल्कुल फुल ऑन आज उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कोई स्टॉक छोड़ा नहीं गया आज। एक आध कोई स्टॉक 0.7%, 0.8% जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है, श्रीराम फाइनेंस है, इनमें हल्का-सा एक पॉज़िटिव रहने की इनको एबिलिटी थी, बट मोर और लेस आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, रिलायंस, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स, ट्रेंट सब में ज़ोर के नीचे की झटका लगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो और ज़्यादा मेजर फॉल्स थे। ज़ोमैटो 11% करीबन गया, डीएलएफ लो था, सीमेंस, एबीबी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नौकरी नौकरी क्योंकि ज़ोमैटो को ओन करता है, तो उसकी एक इन सिम्पैथी उसकी भी पिटाई लग गई। इंडिगो, एचएएल, जहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत भी 4 पैसे अगर किसी ने कमाए थे, उसने आज बेच मारे। डिवीज़ लैब, बीएचईएल, एबीबी, तो एक बड़ा डर का माहौल है मार्केट में और इस डर के माहौल में बेसिकली एक कहीं न कहीं पर एक बॉटम बनना है। अब वो बॉटम कहाँ बनेगा, उसकी खोज है। क्या वो 23,000 पे ही बन जाएगा? क्या वो 22,000 पे बनेगा? क्या वो 21,000 पे बनेगा? या हम पैनिक करके 20,000 ही पहुँच जाएँगे? किसी को कुछ नहीं मालूम है, बट ये है कि एक खोज है अभी और एक ये बॉटमिंग का एक प्रोसेस होता है। एक दिन में बॉटम एकदम से बन जाए और फिर उसके बाद 2 साल ठीक हो जाएँ, ऐसा कभी नहीं होता। बॉटम प्रोसेस एक प्रोसेस है, लंबा चलता है। काफ़ी दिनों तक लोगों को एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है और ऑलरेडी 3 महीने हो 4 महीने हो गए उस बात के लिए,
कि भई कोई फ़ायदा नहीं है स्टॉक मार्केट में रहने का। जब ये लोग बोलना शुरू कर देंगे कि भई स्टॉक मार्केट बकवास है, इसमें पैसे नहीं बनते, यहाँ से भाग जाओ, एफडी में लगा लो पैसे, कुछ और कर लो, क्रिप्टो-विप्टो कर लो। तब वो दिन होगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, अब बॉटम शायद नियर है, लोगों ने गिव अप करना शुरू कर दिया है। तो जो एक्सेस बन जाते हैं ड्यूरिंग मार्केट अपस्विंग्स, वो एक्सेस बेसिकली मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको न्यूट्रलाइज़ करता है। तो जैसे कि मतलब एक नेचुरल एक फिनोमिना है कि अ, एक्सेस बनेंगे, ज़्यादा लोग आएँगे और ज़्यादा लोग ज़्यादा एलोकेशन करेंगे और अपने लोन ले लेके स्टॉक स्टॉक खरीदेंगे, इतना ग्रिड उनमें भर जाएगा और फिर उनको उतारने के लिए मार्केट एक एक ऐसा फ़ेज़ में आएगी कि जो बिल्कुल फेंस सिटर्स या जिन्होंने लेवरेज ले रखा है, पैसे बोरो करके जो मार्केट में लगा रहे हैं या जिनको अ, शॉर्ट टर्म का ही ओरिएंटेशन रखना है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखना ही नहीं है, वो सब मार्केट से निकलेंगे और काफ़ी जनता जब निकल जाएगी और बिल्कुल हताश हो जाएगी, तब मार्केट सडनली बढ़नी शुरू होगी। उसकी भी पहली जो बढ़त होगी, उसमें लोग यही कहते रहेंगे कि नहीं, नहीं मार्केट तो बढ़ के फिर गिरने वाली है। और वो एक ऐसा पॉइंट आता है कि 10-20% मार्केट फटाक से बढ़ जाती है और वहाँ पे फिर ना आदमी खरीदने लायक बचता, मोस्टली लोग और बेच तो सुबह सब चुके ही होते हैं। तो वहाँ पर वही बचता है जिसको ये पता है कि भई मैंने किस टाइम पीरियड के लिए मार्केट में इन्वेस्ट किया था, मैंने लंबी रेस के लिए इन्वेस्ट किया था और मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा हूँ। खैर आज पे वापस आते हैं तो एफएमसीजी के स्टॉक कम से कम अब नहीं गिर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं गिर रहे अब, कि 0.2% ही आज गिरे, 1 हफ्ते में 0% गिरे, 1 महीने में भी 0% गिरे हैं, तो एफएमसीजी तो थम सा गया है। एफएमसीजी में मतलब एक कुछ लग रहा है कि कुछ बॉटम टाइप का आया है, जबकि जो वैल्यू वाले लोग हैं, वो तो अभी भी कहते हैं कि एफएमसीजी बहुत हाइली वैल्यूड है। तो अगर बहुत लंबी मंदी चली तो फिर ये फिर टूटेगा, लेकिन अगर ये छोटी मंदी है तो फिर ये एफएमसीजी और लग रहा है कि नीचे पहुँच गया है। बाकी आज रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा एक झटका लगा है, 4% रियल एस्टेट का इंडेक्स गिरा है, 14.5% अभी 1 महीने में गिर गया है और बाकी सारे सेक्टर्स भी 1 से 1.5% सभी गिरे हैं आज, 1 से 2% की गिरावट सब में आई है, तो बहुत कंटीन्यूअस एक सेलिंग थी और अच्छे-अच्छे स्टॉक्स जो पिछले 3-4 साल में बहुत बढ़े हैं, जैसे डिक्सन, जैसे न्यूजेन, जैसे आप कह सकते हैं कई ऐसे स्टॉक्स के नाम हैं, ज़ोमैटो ही है जैसे, तो उनमें ज़ोमैटो का तो रिज़ल्ट खराब था, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें अच्छे रिज़ल्ट्स आए, लेकिन उनकी भी पिटाई लग गई। तो जब इस तरीके का मार्केट में सेल ऑफ हो रहा होता है, तो फिर अच्छे-बुरे रिज़ल्ट कोई नहीं देखता। उस समय सब कुछ डिस्काउंटेड है और सब बस लोग निकलने के लिए कोई भी प्राइस पे बेच देंगे। ओबेरॉय रियल्टी 7.5% गिरा, फीनिक्स मिल 5.5% गिरा, प्रेस्टीज, मैक्रो डेवलपर, डीएलएफ सब 5%, 3% इस तरीके की गिरावट आज रियल एस्टेट में रही। रियल एस्टेट इंडेक्स का चार्ट भी थोड़ा डैमेज हो गया है, सपोर्ट्स ब्रेक हो रही हैं और अब एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर खड़ा है। तो फॉल जो मार्केट में हुई है, उसका रीज़न आप कह सकते हैं ट्रम्प है या ये कह सकते हैं कि लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि भई ट्रम्प साहब ऑफ़िस में आ जाएँ और फिर हम अपना कार्यक्रम नीचे का शुरू करें। तो डेथ क्रॉस भी एक मैंने जो समझाया था आपको निफ्टी पे हुआ है, कल ही हो गया था परसों, जिसमें 50 डीएमए निफ्टी की 200 डीएमए को क्रॉस करती है, तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स, बहुत सारे फंड्स इसकी बेसिस पे बाइंग सेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं रादर बाइंग तो क्या करेंगे, सेलिंग करते हैं। तो इस करके भी आज सेलिंग प्रेशर रहा और 23,050 का जो एक सपोर्ट लेवल हम देख रहे थे, वो भी उसके नीचे ही बंद हुई है मार्केट। टैरिफ्स की बात करें तो ऑफ़िशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन किसी कमेंटेटर किसी कमेंट्री में ट्रम्प साहब ने किसी कॉरेस्पोंडेंट को ये बोल दिया कि ब्रिक्स नेशन पे हम 100% टैक्स लगा देंगे और स्पेन भी ब्रिक्स नेशन है, जबकि स्पेन का तो कोई लेना-देना नहीं है ब्रिक्स नेशन के साथ। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ एक कमेंट कर दिया और उसकी बेसिस पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ियर इंडियन मार्केट में आया इस कमेंट की वजह से। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है प्रेज़िडेंट और ये कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। इन्होंने अपने नाम का मीम कॉइन निकाल दिया जो कल-परसों मैंने एक रिपोर्ट करी थी, वो ऑलरेडी 60-70% गिर चुका है। तो एक तरीके का बड़ा एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है और इन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि ये अपने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को वापस लाना चाहते हैं यूएस में। ईज़ी नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ जा चुकी होती है, जैसे चाइना में मोस्टली वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में है। वो कोई ओवरनाइट तो वापस आ नहीं सकती, दसियों साल का प्रोसेस है और उसके अंदर बहुत सारी उनको भी हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी। कॉस्टिंग जो होती है वो ऐसा नहीं है कि जो चाइना जिस कॉस्ट से बना सकती है, उस पे यूएस भी बना लेगा। तो अल्टीमेटली तो यूज़र को ही एक तरह से उसका भुगतान करना पड़ेगा जो एडिशनल कॉस्ट है। उन्होंने ये भी एम्फसाइज़ किया है कि अब ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे टारगेट है उनका और डोमेस्टिक प्रोडक्शन उनको बूस्ट करनी है।
अगर हम देखें कि जो प्रीवियस उनका 4 साल थे 17 से 21 उसमें आईटी सर्विसेज़ को तो बहुत बढ़त मिली थी। तो ये आइडिया उस समय तो नहीं था उनको कि भई हम बाहर की सर्विसेज़ पे कोई टैरिफ लगाएँगे। फाइनेंशियल सर्विसेज़ ने भी अच्छा किया था यहाँ पे और बाकी भी हमारे कई सेक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया था उस दौरान 2017 से 2021। सिर्फ़ जो पब्लिक सेक्टर रिलेटेड थे, उनमें ज़्यादा गिरावट हुई थी लेकिन उसका तो कोई ट्रम्प साहब के उससे लेना-देना है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आईटी पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि एक तो कैपेबिलिटी की बात भी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जॉब, सर्विसेज़ जॉब यूएस में लाना चाहते हैं, लेकिन आपके लोगों में कैपेबिलिटी है क्या वो काम करने की, जो आज की डेट में काम हो रहा है? अगर हम आईटी इंजीनियर्स को इंडिया के आईटी इंजीनियर्स या चाइना के आईटी इंजीनियर्स को हटा दें यूएस के लैंडस्केप से, तो क्या वो काम हो सकते हैं जो आज हो रहे हैं? मेरे को तो डाउट है उस कॉन्सेप्ट में। तो ये शुरू-शुरू की बात है, ये इलेक्शन जीतने के टाइम पे और ऑफ़िस में आने के बाद थोड़ा ज़ोर-शोर से कई चीज़ें कही जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। बाकी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, रुपये को लेके प्रॉब्लम्स हैं, वो तो चल ही रही हैं। तो अगर टैरिफ-वैरिफ लगाते हैं तो यूएस डॉलर और बढ़ जाएगा, इंडियन रुपये और पिट जाएगा। उस करके हमारे को जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट वगैरह की भी जो प्रॉब्लम है, उसमें और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वो सारी जो इश्यूज़ हैं, वो तो हैं क्योंकि डॉलर देखिए अब स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है यहाँ से। 18% बढ़ा हुआ है अभी ये। तो ये एक सिचुएशन डॉलर की तो क्रिएट हुई हुई है और रुपये भी आप ये देखेंगे कि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि ट्रम्प साहब आ सकते हैं ऑफ़िस में, तब से 83 से बढ़ते-बढ़ते अब 86.5 पहुँच गया है और अभी लोग 90 की बात भी कर रहे हैं। क्रूड ऑयल इज़ द जोकर इन द पैक तो मतलब क्रूड ऑयल अगर बढ़ गया यहाँ से जो कि मेरे को उम्मीद नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन कमोडिटीज़ के बढ़ने की इन जनरल एक उम्मीद हो रही है। तो अगर हायर ऑयल प्राइस हो गई और रुपये भी पिट गया तो हमें वो डबल एक इम्पैक्ट आएगा, जो इंडिया के लिए ठीक नहीं है और ये आप देख सकते हैं चार्ट पे कि मतलब बिल्कुल हम ब्रेकआउट की कगार पे खड़े हैं क्रूड ऑयल में। तो सेक्टर्स जिन पे फ़ोकस है वो फ़ार्मा पे है। उनका मानना है कि वो यूएस हेल्थ केयर का बजट कट करेंगे और ग्लोबल टैरिफ अगर बढ़ाएँगे तो फ़ार्मा इंडस्ट्री को हिट हो सकता है। आईटी इंडस्ट्री को हिट हो सकता है कि अगर वो ये बोलें कि भई हम ऑफशोर काम नहीं करने देंगे, हम ऑनशोर काम करिए, आप यहाँ आइए और काम करिए। उसमें भी एक इंडियन आईटी को हिट हो सकता है। मेटल्स में क्योंकि अगर चाइना यूएस को नहीं बेच पाया मेटल्स तो वो दुनिया भर में डंपिंग करेगा मेटल्स की, उससे सारे मेटल्स की प्राइस डाउन होएगी और मेटल इंडस्ट्री हिट होएगी उसमें, इंडिया की भी। एनर्जी सेक्टर में भी उन्होंने एंटी ईएसजी स्टैंस ले लिया है, प जो पेरिस अकॉर्ड है, क्लाइमेट अकॉर्ड उससे बाहर निकल गए हैं वो। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको धक्का लगेगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ऑयल निकालो अब। ड्रिल बेबी ड्रिल उन्होंने कल कहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑयल प्रोडक्शन को ज़्यादा अहमियत देंगे रिन्यूएबल एनर्जी के कंपैरिज़न में। तो इस करके रिन्यूएबल एनर्जी को एक धक्का लगा है ग्लोबल स्केल पे। तो आपको क्या करना है? आपको तो अपना ये 2-4 चीज़ें करनी है कि एक तो कोई डर के मारे गलत स्टेप नहीं लेना है। कोई एवरेजिंग नहीं करनी है किसी स्टॉक की, कोई पैसे बोरो करके लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है। कोई शॉर्ट टर्म डिसीज़न्स नहीं लेने हैं। कोई अ, मतलब अपने जो आप जिस पाथ पे चल रहे हैं उससे हट के कोई काम नहीं करना है। तो 4 साल में आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी दिक्कत आई हैं या पिछले अगर 10 साल भी देखें तो कई सारे ऐसे मौके आते हैं कि मार्केट्स खराब होती हैं, लेकिन रिकवर भी होती हैं उसके बाद। तो थोड़ा-सा अपना स्ट्रैटेजी पे ध्यान रखिए और सेंटिमेंट थोड़ा-सा मैं मानता हूँ कि खराब है, लेकिन यही एक टेस्ट है आपका कि आप जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आए हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं कि नहीं बने रह सकते। जो शॉर्ट टर्म मनी है, वो आएगा और चला जाएगा और उसमें उनके किसी किसी के पैसे नहीं बनने, लेकिन जो टिका रहेगा, उसी के पैसे बनेंगे। टिके रहने में भी ये है कि आपको ग्रेजुअली जैसे आप अगर अपना एक्सपोज़र जो है उसको इस तरह से मेंटेन रखेंगे कि जो स्टॉक्स ज़्यादा गिर रहे हैं, वो आपको उसमें से बाहर आपको आना है और जल्दी से जल्दी आपको उन स्टॉक्स में चढ़ना है, जो नए जब मार्केट चलेगी तो उसकी रैली में जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो नेक्स्ट लीडर्स ऑफ द रैली होंगे, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी लगेगी। तो जो नो यूजुअली जो इश्यूज़ होते हैं मोस्टली पोर्टफोलियोज़ में, वो इसलिए होते हैं कि क्योंकि जब लॉस हो जाता है उसके बाद लोगों को बहुत जल्दी होती है कि लॉस कैसे रिकवर करें। तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जिस करके लॉस और बढ़ जाता है। तो ऐसे कामों में ना जाएँ और अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी ट्राइड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, चाहे वीकेंड इन्वेस्टिंग की हो, चाहे किसी और की भी हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो करिए और एक ही बात ध्यान में रखिए कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड स्टडी करिए, 20 साल का रिकॉर्ड स्टडी करिए। इससे बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स मार्केट में आई हैं और वो सब मार्केट ने उनको पार करवाया है। तो
प्रिडिक्शन करना कब बॉटम बनेगा, कौन-सा सेक्टर चलेगा, कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज़ में बने रहिए जहाँ पर ऑटोमैटिकली रोटेशन हो जाएगी उन सेक्टर्स में, जो सेक्टर बढ़ने शुरू होंगे और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो अपने आप मिलनी शुरू हो जाएँगी। तो आप मुझे बताएँ कमेंट्स में आप कैसे डील कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द जर्नी को, कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लाइक और शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स, बाय।